हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 17। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड देन डैम्ड ऑसिलेशन। तो हम स्टूडेंट्स ऑसिलेशन की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फ्री ऑसिलेशन से। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है फ्री ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, ये आपको डेफिनेशन समझाने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम पर देखें। डायग्राम में आपको सिंपल पेंडुलम नजर आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। जब इस बॉडी को मैं डिस्प्लेस करता हूं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, क्लियर? तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है देन नाउ आई सेट फ्री इट। अब मैं इसको फ्री कर देता हूं। पहले मैंने स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या किया है? फोर्स अप्लाई की है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आया हूं। अब इसको मैंने फ्री कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही यहां पर इसको मैं फ्रीली यहां पर फ्री छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा? बॉडी मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जिस तरह आपके पास स्प्रिंग होता है स्टूडेंट्स, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो छोड़ते हैं तो स्प्रिंग अपनी वापस पहले वाली पोजीशन में चला जाता है। स्प्रिंग के पास कौन सी फोर्स है कि वो वापस जा रही है? क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई की उसको स्ट्रेच करने के लिए, वो उसके अंदर क्या हो गया है? एज अ एनर्जी की फॉर्म में वो फोर्स स्टोर हो गई है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेकर आती है। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है कि जब आप इस बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये बॉडी जब हम यहां पर इसको फ्री करते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ खुद ब खुद चला जाता है। ये कैसे चला जाता है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस चला जाता है और यहां पर स्टॉप नहीं होता, फिर यहां पर चला जाता है इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस फिर मेन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह बॉडी अपनी मोशन को क्या करता है? रिपीट करता है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने वन टाइम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आए, इसके बाद हमने इसको फ्री कर दिया, छोड़ दिया इसको। इसके बाद ये खुद ब खुद क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। अब ये जो खुद ब खुद ऑसिलेट हो रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिससे ऑसिलेट हो रहा है? इसे हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब देखें स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशंस और साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। जब कोई बॉडी ऑसिलेट हो रहा हो, वाइब्रेट हो रहा हो, 1 सेकंड में उसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं जो 1 सेकंड में उसने की हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑसिलेट हो रहा है, बॉडी वाइब्रेट हो रहा है, अब इसे कहें ऑसिलेशन कह दें आप। तो 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा ये इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने जैसा कि कहा एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने इसको फ्री कर दिया, छोड़ दिया, तो ये बॉडी इटसेल्फ अपनी मोशन को क्या कर रिपीट कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर? अब यहां पर स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ें। व्हेन अ बॉडी इज ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पर जैसा कि बताया, बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस जाता है ये, फिर या इस एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस चला जाता है। अब देखिए, व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अब हम इसके बाद पहले इसको डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ दिया, अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस जा रहा है, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, लेकिन अब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। क्लियर? तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। जब किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो हम क्या कहते हैं? उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। अब यूं भी कह सकते हैं, व्हेन बॉडी ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने वर्ड बोला है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये क्योंकि बॉडी को इटसेल्फ क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, ये ऑसिलेट हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, या मैं इसको कह रहा हूं ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसा कि पहले आपको बताया, फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्टूडेंट्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर बॉडी की क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर बॉडी की क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि बॉडी की मास क्या है और उस बॉडी की स्टिफनेस क्या है।
ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी which depend upon the mass and stiffness of the body, clear, executing simple harmonic motion, ठीक है। ये जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उसकी मैस और स्टिफनेस पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक होती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वो नेक्स्ट जाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए पहले आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर बॉडी ऑसिलेट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, द फ्री ऑसिलेशन प्रोसेस constant amplitude and period, free oscillation do not undergo damping। ये पॉइंट आपको रीडिंग से समझ नहीं आया होगा, ऐसी है ना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पर है कि ये जो पेंडुलम है किस में है, वैक्यूम में है, मतलब यहाँ पर एयर नहीं है, एयर रेजिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस जीरो है, एयर की फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इसके ऊपर या कोई फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। वैक्यूम में है, एयर रेजिस्टेंस जीरो है, कोई और फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो फिर ये एम्पलीट्यूड इसका यही सेम रहेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जीरो है यहाँ पर। अब ये एम्पलीट्यूड अपना कंटिन्यू रखेगी, इस एम्पलीट्यूड में कोई डिक्रीज नहीं आएगा, एवरी टाइम यहाँ तक आएगी, फिर इस एम्पलीट्यूड, फिर दोबारा इस एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। जब स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, जैसा कि आपको बताया कि एम्पलीट्यूड प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस किया था, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मीन और एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, आप तो देखें स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट है, फिर मैंने कहा कि टाइम पीरियड भी इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लिखा हुआ है यहाँ पर पोसेस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। देखिए एम्पलीट्यूड ये कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, ये कांस्टेंट है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से इस स्ट्रीम से बॉडी जाता है इस स्ट्रीम पर, फिर वापस इसी स्ट्रीम के ऊपर वापस आ जाता है, तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, 1 साइकिल कंप्लीट हो जाता है, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। और जितने टाइम में 1 रेवोल्यूशन, 1 साइकिल, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल ये है कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल का मतलब क्या है, जिसकी फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या होगा, आइडियल पेंडुलम होगा। अब एन आइडियल सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आपको बताया कि जब हमने एक दफा इसको ऑसिलेशन में सेट कर दिया, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो फॉर एवर एक ही एम्पलीट्यूड से क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ना ही टाइम पीरियड चेंज होगा, सेम एम्पलीट्यूड से फॉर एवर क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आइडियल है। आइडियल का मतलब यही है कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी कोई नहीं एक्ट कर रही, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड एयर फ्रिक्शन आर जीरो, तो वो जीरो है विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये ऑसिलेट करेगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जैसा कि आपको बताया कि हर सिस्टम की अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। वो उस फ्रीक्वेंसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है उस बॉडी की मैस और स्टिफनेस के ऊपर, तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, क्लियर। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड, क्या लिखा हुआ है, डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तभी चेंज हो सकती है जब पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी। कैसे, जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का t = 2 पाई रूट L/g। अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखें ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 पाई G/L, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ के साथ इसका क्या रिलेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, क्लियर। अच्छा, लेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्योंकि g कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पाई कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये चेंज नहीं होगी, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक होती है आपके पास ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, क्लियर। दो लफ्ज याद रखने हैं, ड्राइवन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं जी। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है,
फोर्स्ड ऑसिलेशन की है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? देखिए स्टूडेंट, जैसा कि पीछे मैंने बताया आपको कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर रही हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कहता हूँ ये पेंडुलम है, मैं इसको स्ट्रिंग पोजीशन पे लेकर जाता हूँ, अब इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, ये मीन पर आता है, फिर इस स्ट्रिंग पे जाता है, जब ये वापस इसी स्ट्रिंग पोजीशन पर आता है मैं फिर से फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, ये फिर इस पोजीशन पे चला जाएगा, फिर वापस आता है, फिर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स देखें, एवरी टाइम पीरियडिकली इसके ऊपर मैं कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब जो है स्टूडेंट्स ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी, या इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी या एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, और सिस्टम यहां पर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रहा, बल्कि किससे कर रहा है? ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, या जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी। When object oscillate at external force frequency, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। किसको कह रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी को ड्राइवन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहां पर सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रहा, देन सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। और इस केस में एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड बोथ आर चेंज। तो इस केस में एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम जब आप इसको पुश करेंगे कि एम्पलीट्यूड तो बढ़ता जाएगा। फिर जिस तरह बच्चे का झूला होता है, तो आप एवरी टाइम पुश करते हैं, स्विंग में बच्चे को बिठा दें, पार्क में देखा होगा, एक टाइम झूले को आप प्रेस करते हैं, पुश करते हैं तो दूसरी साइड पे जाता है, फिर वापस आता है, आप फिर उसको पुश कर देते हैं। तो एवरी टाइम पुश करते रहें तो आप देखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो टाइम पीरियड भी फिर क्या होगा? इंक्रीज, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी इस केस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन वी पुश अ स्विंग पीरियडिकली, और नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक की जो ऑसिलेशन होती है, क्योंकि वहां उसको भी क्या करें? देखें, बिकॉज इट इज ड्राइवन बाय अ स्मॉल मोटर। पेंडुलम क्लॉक को छोटी सी मोटर होती है जो क्या करती है? ड्राइव कर रही होती है। तो यहाँ पर भी वो मोटर कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? पेंडुलम क्लॉक की मोशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। क्लियर? अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो टाइप है ऑसिलेशन की, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? अब देखिए नाम से पता चला, डैम्प्ड। डैम्प्ड का मतलब है ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। देखें स्टूडेंट्स, फ्री ऑसिलेशन आपके पास क्या थी? जिसमें एम्पलीट्यूड क्या था? देखें, फ्री ऑसिलेशन पोसेस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। जब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होता। और इस केस में देखिए आप फोर्स्ड ऑसिलेशन में, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली पीरियडिकली फोर्स अप्लाई करते हैं तो टाइम पीरियड भी चेंज होता है और एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। अब इस केस में देखें डैम्प्ड ऑसिलेशन में, तो यहां पर आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अब वो कैसे? अब देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस अंडर द डैम्पिंग फोर्स देन सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी भी मैं वही सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल देता हूं। अब देखें यहां पर अब इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये पेंडुलम क्या है? अब एयर में पड़ा हुआ है, आइडियल केस नहीं है, वैक्यूम में नहीं पड़ा हुआ, इसके ऊपर एयर फोर्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो अब क्या करेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन पर इसको रिलीज करेंगे तो यहां पर आएगा, इस एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर यहां पर आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर ये बॉडी यहां पर आएगा, फिर यूं आखिर पर ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा यहां पर, क्योंकि इस बॉडी को एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज़ाय हो रही है, डिसिपेट हो रही है। जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा, इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इस केस में इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह की ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। पढ़ें जरा यहाँ पर, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजेस अंडर डैम्पिंग फोर्स देन सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसके बाद है नेक्स्ट, डैम्पिंग इज इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स। एयर की रेजिस्टेंस फोर्स हो या कोई और रेजिस्टेंस फोर्स हो जो इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रही है। अब इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच डिसिपेट एनर्जी, देखें, फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट,
और जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो उस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसकी एनर्जी डिसिपेट करती है, ज़ाय करती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और वो एट द एंड स्टॉप हो जाएगी। When a simple pendulum set into oscillation, then due to air resistance, its amplitude decreasing. Air resistance की वजह से इसका amplitude decrease हो जाता है with the time. जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है amplitude decrease होता जाता है और eventually क्या हो जाएगा, ये बॉडी स्टॉप हो जाएगा because it is perform work against the force of friction. क्योंकि इस बॉडी ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म किया है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, ये स्टॉप हो जाएगा और ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, ये इसकी एनर्जी बॉडी की कम होती जाएगी और ये स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये तीन टाइप्स ऑसिलेशन की होगी। नेक्स्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है स्टूडेंट्स, इसको फर्दर हम देखते हैं कि इसकी फर्दर टाइप्स के लाइट डैम्पिंग भी है, हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इसकी तीन टाइप्स है, तीनों में एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन कैसे, इन आपस में इनका डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइट डैम्पिंग है पहले। तो लाइट डैम्पिंग में आप देखें क्या लिखा हुआ है, लाइट डैम्पिंग ग्रेजुअली डिक्रीज द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह स्विंग होता है, झूले की एग्जांपल दी है। अब बच्चा झूले में बैठा हो, आप पुश करेंगे तो वो क्या करता जाएगा, ऑसिलेट करेगा, दूसरे स्ट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर पहली पर, तो इस तरह वो क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और एट द एंड वो स्टॉप हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, लाइट डैम्पिंग कहते हैं। भाई थोड़ी सी डैम्पिंग है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स बहुत कम एक्ट कर रही है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लाइट। लाइट का मतलब बहुत थोड़ी सी, तो मतलब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बहुत कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको स्टॉप करने में। ठीक है, तो अब इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाइट डैम्पिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग क्या होते हैं, इन हैवी डैम्पिंग ऑब्जेक्ट मूव बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ग्रेजुअली विदाउट कंप्लीटिंग अ सिंगल ऑसिलेशन। इसमें बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन भी नहीं कर पाता, मतलब इतना आता है कि एक रेवोल्यूशन, बहुत हैवी डैम्पिंग है, मतलब एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उस एयर रेजिस्टेंस ने, अपोजिंग फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को एक पूरा रेवोल्यूशन, एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं करने दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैवी डैम्पिंग कहेंगे। क्लियर? इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग दैट प्लेस्ड इन द थिक विस्कस लिक्विड। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्प्रिंग के साथ मैस अटैच कर दें और फिर इस सिस्टम्स को आप क्या करें, एक थिक लिक्विड, जिस तरह हनी है, एक थिक लिक्विड है ना, उसके अंदर प्रेस कर देते हैं। अब मैस को आप क्या करें, जो अटैच है स्प्रिंग के साथ, उसको स्ट्रेच करें, फिर छोड़ेंगे तो वो जल्दी से रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, क्योंकि लिक्विड बहुत थिक है, उसको एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट नहीं करने देगा। क्लियर? अब नेक्स्ट इसके बाद है स्टूडेंट्स क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है। क्रिटिकल डैम्पिंग है व्हेन ऑसिलेटर कम्स टू रेस्ट without any oscillation in short time under damping force, that it is called critical damping. इसमें स्टूडेंट्स देखें, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइट डैम्पिंग में जरा देखें कि ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, एट द एंड वो स्टॉप हो जाता है। ठीक हो गया, ऑसिलेशन कंप्लीट करता है अपने, लेकिन एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हैवी डैम्पिंग में क्या हुआ है कि बॉडी ऑसिलेट हुआ है, लेकिन उसने अपनी पूरी वन साइकिल, वन ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं किया, वन ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं किया, तो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया है, तो वो बहुत हैवी डैम्पिंग है। और इस क्रिटिकल डैम्पिंग में बॉडी ऑसिलेट ही नहीं होता, इतनी ज्यादा होती है कि इतनी रेजिस्टिव फोर्स इतनी ज्यादा हाई है कि उसने बॉडी को ऑसिलेट ही नहीं होने दिया, और बॉडी फौरन क्या आ गया है, रेस्ट पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इन थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग को, लाइट डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग को ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करता हूं, ये साइड मैं रेज कर देता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन।
तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, सपोज डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर क्या है, टाइम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको लाइट डैम्पिंग समझाता हूँ। लाइट डैम्पिंग कैसे होती है। अब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, इवेंचुअली क्या हो गया, यहां पर जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, लाइट डैम्पिंग है। क्या है, लाइट डैम्पिंग। ब्लू लाइन क्या है आपके पास, लाइट डैम्पिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, हैवी, क्या लिखा हुआ है, हैवी डैम्पिंग। अब हैवी डैम्पिंग ये है, सपोज यहां से बॉडी ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, तो यहां से यूं चला जाता है, यहां तक जाकर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हैवी डैम्पिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूं कि क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है। क्रिटिकल डैम्पिंग में कि आपके पास सपोज यहां से ऑब्जेक्ट जो है उसने मोशन स्टार्ट की है, तो यहां पर आया है और जैसे यहां पर आया तो अपने इस जीरो पर फौरन देखें टाइम, उसी टाइम देखें कि इस पोजीशन में आ गया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। तो ये आपके पास क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 3 टाइप्स की डैम्पिंग थी, लाइट, हैवी और क्रिटिकल। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।